हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक एक्सक्रीशन और ये क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस का ये लास्ट टॉपिक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस। सो डिस्कस करना है आज हमें टॉपिक एक्सक्रीशन। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। एक ओवरव्यू देख लेते हैं टॉपिक का कि इस टॉपिक के अंदर हमको कौन कौन से सब टॉपिक कवर करने हैं। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का, देन इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे इन एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का। उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिज्म में कैसे एक्सक्रीशन होता है ये देखेंगे। उसके बाद हायर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का एक्सक्रीशन होता है। उसके बाद देखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, देन टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग देखेंगे, देन एक्सक्रीशन इन प्लांट, रीनल फेलियर एंड हीमोडायलिसिस। उसके बाद स्टार्ट करते हैं टॉपिक को इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, क्योंकि लाइफ रन कराना है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं। और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में बहुत सारे यूजफुल, साथ ही साथ बहुत सारे हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस भी बनते हैं। अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा देर तक बॉडी में सस्टेन करते हैं या रहते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकते हैं, पॉइजनस साबित हो सकते हैं। तो इसको एक प्रोसेस के थ्रू बाहर किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्सक्रीशन ही वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म इन एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा पाता है, या वो सब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, ठीक है, जो बनते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान। दूसरी प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। वो मेंटेन करता है अमाउंट ऑफ वाटर और प्रॉपर आयनिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड में, ठीक है। तो जैसे कि हमको पता है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है एनर्जी के लिए, बॉडी की बायोकेमिस्ट्री के लिए, वर्क के लिए, फ्यूल के लिए बॉडी में ज़रूरत होता है। और ऑस्मो रेगुलेशन वो प्रोसेस है जो होम्योस्टैसिस लाती है। होम्योस्टैसिस मतलब बॉडी का प्रॉपर बैलेंस बनाए रखना, ही चाहे वो वाटर का हो, चाहे वो टेम्परेचर का हो, या आयन का बैलेंस हो। बॉडी में इन सब का बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है। और ऑस्मो रेगुलेशन और ये एक्सक्रीशन दोनों इस होम्योस्टैसिस बनाने के लिए हेल्प करती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। दोनों प्रोसेस की ज़रूरत क्यों है हमें। तो हमको पता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे, एक डायग्राम है। तो इस डायग्राम में हम देखेंगे कि जब वाटर, नॉर्मल वाटर बॉडी में कंटेंट रहता है, ठीक है, तब किडनी नॉर्मल फंक्शन करने लगती है। लेकिन जब जैसे ही बॉडी में कंसंट्रेशन वाटर का कंटेंट बढ़ता है तो एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं एडीएच, वो कम रिलीज होना शुरू होता है, जिसके वजह से वो किडनी में कम जाता है और यूरिन जो है ज़्यादा फॉर्म होती है। दूसरी कंडीशन, जब डिहाइड्रेशन होता है यानी बॉडी में वाटर का कंटेंट बहुत कम होता है, तब ज़्यादा से ज़्यादा एडीएच रिलीज होता है और ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। और ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होने की वजह से नॉर्मल वाटर कंटेंट बन जाता है ब्लड में। तो इस तरीके से होम्योस्टैसिस जो है वो बनी रहती है, यानी बॉडी में वाटर का बैलेंस हमेशा रेगुलेट रहता है। एक्सक्रीशन रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को जो हार्मफुल हो सकते हैं अगर बॉडी में बहुत लंबे समय तक बने रहे, लॉन्गर टाइम, ठीक है। और दोनों प्रोसेस यानी कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन, दोनों प्रोसेस हमारी बॉडी में आयनिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती है। उसके बाद आगे देखेंगे तो रेगुलेट करती है वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड। दोनों ही प्रोसेस मिलके वाटर कंटेंट को रेगुलेट करती है। पीएच बॉडी का जो होता है, पीएच जो हम समझते हैं किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी नापने का एक मेजरमेंट है, उसको भी ये मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी का पीएच को कांस्टेंट बना के रखते हैं। ये सारी चीज़ें लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सिंपल ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर करते हैं या एक्सक्रीट करते हैं। तो जैसे कि हमको पता है सिंपल ऑर्गेनिज्म की जब भी हम बात करते हैं, सामने प्रोटोजोअन सबसे पहले आते हैं क्योंकि दे आर द मोस्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ओके, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोअन लूज द वेस्ट मैटर बाय द सिंपल डिफ्यूजन। कोई अलग से ऑर्गन नहीं होता, कोई अलग से स्पेशलाइज्ड चीज़ें नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे एक्सक्रीशन के लिए एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाती है और उस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट बाहर होते हैं। ये सिंपली डिफ्यूज कर देते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट को सराउंडिंग वाटर में, क्योंकि ये
वाटर बेस्ड एनिमल होते हैं, वाटर के आसपास ही मिलते हैं। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी इनकी बॉडी में बनता है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बॉडी से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बाहर हो जाता है। हायर एनिमल में अगर बात करेंगे एक्सक्रीशन की, तो हायर एनिमल बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर डेवलप किए हुए हैं फॉर द एक्सक्रीटरी, एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो जैसे कि अर्थवर्म में देखेंगे, तो अर्थवर्म में होता है नेफ्रीडिया, सेप्टल नेफ्रीडिया होते हैं, और वो नेफ्रीडिया क्या करते हैं, बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर करते हैं। लेट इज जूम, तो जूम में अगर जूम करके हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये सेप्रीडियल सेप्टल नेफ्रीडिया, यानी हर सेप्टा जो होता है, जो ये सेप्टा दिख रहे हैं ऐसे अलग अलग जो सेप्टा होते हैं, उनके बीच बीच में ये ऐसे नेफ्रीडिया होते हैं, और एक नेफ्रीडियोपोर होता है जिसके थ्रू वो एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर कर पाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वो नेफ्रीडिया है। और जैसे कि इंसेक्ट में देखेंगे, यहाँ पे एक एंट की फोटो दी हुई है, उस एंट में होता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स भी फंक्शन करती है एक्सक्रीशन का, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर करती है बॉडी से। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे अर्थवर्म हो गया, उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया, सेंटीपीड, आर्किनीड्स एंड मिलीपीड्स, ऐसे सारे में होते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। मोलस्क और वर्टिब्रेट में होते हैं किडनी। तो हमने दो चीज़ के बारे में देख लिया, दैट इज नेफ्रीडिया और मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। अब हम देखेंगे किडनी के बारे में, क्योंकि ह्यूमन में भी किडनी होती है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है एनिमल्स में। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं बेसिकली दे आर द नाइट्रोजिनस कंपाउंड, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है अमोनिया, ये भी एक नाइट्रोजन कंपाउंड है। जैसे अमोनिया का आपको फॉर्मूला पता होगा, दैट इज NH3। ओके, नाउ यूरिया कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, यूरिक एसिड, बाइल पिगमेंट, वाटर एंड अदर सम अमाउंट ऑफ अदर वेस्ट प्रोडक्ट। ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं अलग अलग एनिमल्स में। और इसके हिसाब से हम एनिमल्स को एक्सक्रीशन के बेस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम, तो मेजरली 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म मतलब हैं एक्सक्रीशन के बेस पे, जो मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिस तरीके का एक्सक्रीट करते हैं। तो वो हैं अमोनोटेलिक एनिमल, then second is यूरियोटेलिक एनिमल, and third is यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ओके, अमोनोटेलिक एनिमल क्या एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ओके, अमोनिया जो है वो बहुत हार्मफुल होता है, जो जैसे ही बनता है बॉडी में उसी समय मतलब फॉर्म होता है, उसी समय उसको निकाल देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे एनिमल जो ज़्यादातर अमोनिया रिलीज करते हैं, उनको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मोस्टली ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है एक्वाटिक होते हैं और इस तरीके का एक्सक्रीशन करते हैं। जैसे एग्जांपल है फिश, फिश एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, अमोनिया रिलीज करती है वाटर में। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूरियोटेलिक एनिमल होते हैं। यूरियोटेलिक एनिमल जो यूरिया रिलीज करते हैं, और ये एनिमल जो है ज़्यादातर क्योंकि यूरिया जो है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली लेस हार्मर होती है देन अमोनिया, तो इनको पहले चेंज करना पड़ता है अमोनिया, इनकी बॉडी में जो अमोनिया गैस बनती है उसको इनको चेंज करना पड़ता है यूरिया में। तो इस टाइप के एक्सक्रीशन में मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। एनिमल जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको सबसे पहले अमोनिया को कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया। और इस टाइप का एक्सक्रीशन जो होता है वो लैंड एनिमल्स में मिलता है, फॉर एग्जांपल मैन एंड अदर मैमल्स। तो यहाँ पे भी एक मैमल की फोटो लगी हुई है, दैट इज रैट, और ये भी यूरिया एक्सक्रीट करता है एज अ यूरिन। ओके, फिर यूरिकोटेलिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये एनिमल ज़्यादातर जेरोफिटिक या डेजर्टिक, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, या जो एनिमल बहुत कम पानी कंज्यूम करते हैं, जैसे कि बर्ड हो गया, तो बर्ड को दे हैव टू बी वेरी लाइट वेटेड फॉर से, सो दे कैन नॉट कंज्यूम अ लॉट ऑफ वाटर फॉर द एक्सक्रीशन। सो उनके में जो होता है एक्सक्रीशन वो होता है यूरिक एसिड टाइप वाला। सो बॉडी जो है वो अडेप्ट हो जाती है मतलब कंडीशन के हिसाब से, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है सेमी सॉलिड फीसेस और पैलेट के फॉर्म में बाहर होता है। जैसे एग्जांपल है लिजार्ड बर्ड्स। अच्छा, हैव यू सीन एवर द बर्ड ड्रॉपिंग और लिजार्ड ड्रॉपिंग? तो जो लिजार्ड ड्रॉपिंग होती है उसमें 2 पार्ट होता है, एक ब्लैक पार्ट होता है और एक छोटा सा वाइट पार्ट होता है। तो ब्लैक पार्ट जो होता है उसका अनडाइजेस्टेड रिमेनिंग फूड मटेरियल होता है, और जो वाइट पार्ट होता है वो होता है उसका
यूरिक एसिड। तो वो दोनों टाइप का एक्सक्रीशन एक सिंपल उसके थ्रू हो जाता है। ओके, ह्यूमन बीइंग में अगर एक्सक्रीशन देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग में तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग। तो मेजरली जो ह्यूमन बीइंग का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो है यूरिन, स्वेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड, हाँ, नाउ नो देर इज नॉट डिफिशिएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सक्रीशन। डिफिशिएशन जो डाइजेशन ऑफ फूड के बाद जो अनडाइजेस्टेड रिमेनिंग फूड मटेरियल बचता है वो उसका जो एक्सक्रीशन होता है उसको जो हम एलिमिनेशन होता है, एक्चुअली उसको इजेशन बोलते हैं, उसको एक्सक्रीशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि वो डाइजेस्टिव पार्ट का रिमेन वो बचा हुआ है। ठीक है, उसको वो बॉडी में नहीं बनता है कभी भी। ठीक है, वो जो फूड है उसी का डाइजेशन होके बनता है, बॉडी अपने से कुछ उसको रीअब्जॉर्ब करके अलग से कुछ नहीं बनाती, इसलिए उसको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर नहीं लाते हैं। ठीक है, तो जो यूरिन बनती है वो डायरेक्टली बाहर हो जाती है। स्वेट जो है वो बॉडी के सरफेस से बाहर हो जाता है और वो थर्मो रेगुलेशन का भी काम करता है, होम्योस्टेसिस बनाने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो लंग्स और फिर नोज के थ्रू वो बाहर हो जाती है। और भी है स्किन, लंग्स और लिवर, रेक्टम, किडनी, ये सारे के सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर देखेंगे, मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वो उसमें होता है ए पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटस, अब यूरेनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, पेयर ऑफ किडनी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट व्यू और साइड व्यू ऑफ द किडनीज कहाँ पे होती है। तो ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बैक ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर होता है आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। लेफ्ट किडनी थोड़ी सी बड़ी होती है और थोड़ी सी ऊपर होती है राइट किडनी के, स्लाइटली हायर देन राइट किडनी। और ब्लड जो है वो ओल्टा से एंटर करता है किडनी में वाया रीनल आर्टरी और रिटर्न होता है पोस्टीरियर वेना कावा वाया रीनल वेन्स। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देर आर टू किडनी इन द ह्यूमन, ओके, दैट इज क्लियर। ईच किडनी इज पर्पलिश ब्राउन, स्लाइटली फैटेंड, शेप्ड एंड समवट लाइक राजमा बीन। डायमेंशन अगर देख लेंगे तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर थिक है और वेट है उसका 150 ग्राम्स अबाउट। ओके, इंटरनली इज मेड अप ऑफ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यूनिट्स जिसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रीशन का। ओके, तो देन सिंगल किडनी में कम से कम 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं और जो अप्रोक्सीमेटली हर नेफ्रॉन जो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हाउ थिन, टू मच थिन दैट नेफ्रॉन्स आर। ओके, फंक्शन ऑफ किडनी अगर देखेंगे तो फंक्शन इस तरीके से का होता है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है जिससे कि एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाए। ऑस्मो रेगुलेशन करती है किडनी, यानी वाटर बैलेंस को, वाटर और आयन को बैलेंस करना। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन रिलीज करती है जिससे नई नई रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एक एंजाइम रेनिन का सिक्रीशन करती है जो हेल्प करता है डाइजेशन में। एंड कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी टू एक्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट करती है। किडनी जो है 190 लीटर ब्लड फिल्टर करती है टू प्रोड्यूस 0.9 टू 1.9 लीटर यूरिन डेली। तो देन हाउ यू कैन इमेजिन हाउ द हार्ड वर्क किडनी डू पर डे, 190 लीटर्स ऑफ ब्लड दे फिल्टर। ओके, सो ये तो हो गया फंक्शन। अब किडनी की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन क्या होता है इसको हम देख लेंगे। तो नेफ्रॉन में होते हैं एक बोमन्स कैप्सूल होता है, कप शेप अपर एंड पे होता है। ग्लोमेरुलस होता है एक बंडल ऑफ कैपिलरीज होती है जिसके अंदर। प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्स होती है जिसको पीसीटी बोलते हैं। हेनले का लूप होता है, उसके बाद होता है डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्स और होते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। अब इन सब स्ट्रक्चर को इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है बोमन्स कैप्सूल। ओके, उसके अंदर जो ट्यूब्स दिख रही हैं वो ग्लोमेरुलस। यहाँ से फिर जो निकलती है ये जो ट्यूब्यूल ये है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब। नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो यू शेप जो लूप दिख रहा है इस तरीके का, ये है हेनले का लूप। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे तो ये आपको दिख रहा है डिस्टल ट्यूब्यूल जिसको डीसीटी भी बोलते हैं, और ये डिस्टल ट्यूब्यूल कनेक्ट हो जाता है एक कलेक्टिंग डक्ट में। तो इस तरीके का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा। और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है नेफ्रॉन के अंदर, तो 3 फेजेज में होता है ये। फर्स्ट फेज होता है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या फिर उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं।
सेकेंड फेज जो होता है उसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड फेज जो होता है उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि यहाँ से जो आने वाली जो आर्टरी है वो बहुत ब्रॉड होती है, और निकलने वाली जो आर्टरी होती है वो बहुत नैरो होती है। तो आप ऐसा एक रूम की कल्पना करें जहाँ पे आने वाली भीड़ बहुत ज़्यादा है, जाने वाले के लिए जो पैसेज है वो कम है, तो ऑब्वियसली उस रूम में प्रेशर बहुत बनेगा लोगों का। तो उसी तरीके का कुछ प्रेशर इसमें क्रिएट होता है, जिसके वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके इस ट्यूब्यूल में चले जाते हैं। जैसे कि इस आप उसमें देख सकते हैं, ये वाले पिक्चर में देख सकते हैं, रनिंग पिक्चर जो है, कि कैसे ग्लोमेरुलस में प्रेशर की वजह से वो जो फिल्टर हो जा रहे हैं, बहुत ही माइनर होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, और ड्यू टू द वेरियस प्रेशर वो फिल्टर हो पाते हैं। नेक्स्ट होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इतना प्रेशर की वजह से अगर कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी फिल्टर हो गए तो वो उसको वापस से रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, कैपिलरी करती है, जो ट्यूब्यूल इतना लंबा होता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज का, जो गलती से अगर फिल्टर हो गए तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जा सके। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रेशन बाद में पूरा जब रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाता है उसके बाद ट्यूब्स के थ्रू वो जो है वो मतलब जो बाकी बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है वो ट्यूब के थ्रू बाहर कर दिया जाता है, और जो बाकी वेस्ट आयंस है उनको भी वहां से बाहर उसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है जब ट्यूब्यूल से निकल के ये जो बन जाती है वो बन जाती है यूरेटर। तो ये दो होती है हर किडनी की, एक किडनी से एक यूरेटर एंड सेकेंड किडनी से सेकेंड यूनिट यूरेटर निकली। तो दो टाइप की दो यूरेटर होती हैं। ठीक है, उसके बाद यूरेटर का काम है पास करना, किडनी से जो भी बना वो यूरेटर के थ्रू पास हो जाता है और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाता है जिसको हम बोलते हैं यूरेनरी ब्लैडर। तो ये ब्लैडर जो है वो यूरिन का रिजर्वायर है। जब ये ब्लैडर धीरे 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 पूरा फिल हो जाता है तब एक प्रेशर बनता है और वो यूरिन जो है बाहर रिलीज होती है। ठीक है, यूरेथ्रा, वही ब्लैडर के बाद का जो पोर्शन होता है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं, और यूरेथ्रा से यूरिन पास होके वो चली जाती है बाहर की तरफ। ओके, नाउ यूरिन, यूरिन क्या है? यूरिन इज अ लिक्विड वेस्ट, एक उसकी अलग ही स्मेल होती है जिसको कैरेक्टरिस्टिक स्मेल बोल सकते हैं। 7.8 लगभग उसका पीएच होता है। 95% वाटर होता है, 5% नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है। पेल येलो कलर की होती है जब कंसनट्रेटेड होती है, लेकिन अगर वाटर का कंटेंट ज़्यादा है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है व्हेन इट इज़ डाइल्यूट। ओके, नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देख लेते हैं। अभी तो हमने एनिमल्स में देखा, तो प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन होता है, मेजर वेस्ट सब्सटेंस प्लांट्स में जो प्रोड्यूस होते हैं वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ही यूज हो जाते हैं खुद से। ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है स्टोमेटा के थ्रू और रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट में। एक्सेस सॉल्ट है वो हाइड्रोथोट्स के साथ गट्टेशन ऑफ वाटर के थ्रू निकल जाता है, जैसे यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। और बहुत सारे ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो है वो वापस से न्यू मेटाबॉलिक प्रोडक्ट में रिसाइकल हो जाते हैं। कुछ जो वेस्ट सब्सटेंस है वो पेटल, फ्रूट और सीड के थ्रू बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा डेड परमानेंट टिश्यूज में स्टोर कर लेते हैं, जैसे हार्डवुड लीव्स बार्क में स्टोर कर लेता है, जो समय समय पर अलग, जैसे पत्तियां झड़ जाती हैं, बार्क जो है वो उतर जाती है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट भी वैसे ही बाहर हो जाते हैं। प्लांट बहुत मिनिमम वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और उनके वेस्ट प्रोडक्ट भी यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स के लिए। कुछ एक्सेस ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो कीटाइन के साथ प्रेसिपिटेट होके इनसॉल्युबल क्रिस्टल फॉर्म में बन जाते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सिलेट है, कैल्शियम पेक्टेट है, ऐसा बन जाते हैं और वो इजीली प्लांट सेल में उसको स्टोर करके रखा जा सकता है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट जो है वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को डिफ्यूजन से डायरेक्टली वाटर में सिक्रीट कर देते हैं। कुछ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट जैसे लेटेक्स है, गम्स है, एसेंशियल ऑयल है, वो स्पेशल टाइप के टिश्यू और ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं और बाद में वो रबर और उसके जैसे उसको कलेक्ट कर लिया जाता है प्लांट से, यूजफुल प्रोडक्ट बन जाते हैं वो। रीनल फेलियर और टेक्नोलॉजी फॉर सर्वाइवल, क्या होता है कभी कभी या तो एक्सीडेंट से या तो फिर इन्फेक्शन की वजह से अगर किडनी में प्रॉब्लम आ जाता है, किडनी अगर नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाती है, तो ऐसे में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बहुत सारे कलेक्ट हो जाएंगे किडनी के अंदर, यानी पूरी बॉडी के अंदर, और फिर बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए डॉक्टर्स ने या मेडिकल साइंस ने टेक्नोलॉजी निकाली है फॉर द सर्वाइवल। जब तक के कोई न्यू किडनी रिप्लेसमेंट नहीं हो जाता या किडनी का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता तब तक के लिए टेक्निक है, जिस टेक्निक को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। इसमें क्या होता है, हीमोडायलिसिस में एक
आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं हीमोडायलिसिस को। एक हिस्से से, बॉडी के एक हिस्से से ब्लड को निकाला जाता है और उसको आर्टिफिशियली फिल्टर किया जाता है, जैसा कि किडनी में होता है, बिल्कुल डायलेजिंग फ्लूइड के मदद से। और अगर आप पूरा प्रोसेस को इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है, उसका प्रेशर देख के उसमें ब्लड को पंप कर दिया जाता है डायलाइजर में, और एक इंजेक्शन है जिसको हिपैरिन का पंप लगा दिया जाता है, जिससे ब्लड क्लॉट ना हो, क्योंकि ब्लड बाहर निकलते सर क्लॉट होने लगता है, तो क्लॉटिंग ना होना चाहिए। ठीक है, डायलिजिंग उसमें चला जाता है, इसमें फिल्टर होता है, देन डायलिसिस फ्लूइड से वेस्ट जो है बाहर कर दिया जाता है, क्लीन डायलिसिस फ्लूइड उसमें जाता है, जैसे कि ठीक किडनी में जैसा काम होता है, और फिर उसको वापस प्रेशर कंट्रोल करके उसको वापस वेन में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से एक आर्टिफिशियल किडनी प्रोवाइड की जाती है जब तक के कोई किडनी डोनर या किडनी का जो इन्फेक्शन है वो खुद से रिपेयर नहीं हो जाता। तो ये लाइफ को ऐसे पेशेंट जिसमें किडनी फेल हो चुकी है या किडनी में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उनके सर्वाइवल के लिए ये बहुत डायलिसिस जो है वो बहुत एक बोल सकते हैं एक वरदान के जैसे है। ठीक है, मेडिकल साइंस का एक ये एप्लीकेशन है हीमोडायलिसिस। सो thank you for watching this video. I hope it has cleared your so much of knowledge about the excretion, and I hope you have enjoyed the video. So thank you once again.